मुझे पता है कि कोई न कोई आएगा, पीछे कंधे पे हाथ रखेगा और कहेगा कि अब तुम्हारा समय आ गया है। कोई न कोई आएगा। वो तो बड़ी भोजपुरी में एक बात बोलते हैं कि बड़े से बड़ा मैनेजमेंट का मास्टर हो और माई और मेहर को एक छत के नीचे रख के संतुष्ट नहीं रख सकता। कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप होगा। उस व्यक्ति से पूछिए जो अपने पिताजी को लेके अस्पताल में भर्ती है। उस व्यक्ति से पूछिए जिसका बच्चा सिक्योर है, जिसकी माँ सिक्योर है। नहीं तो लोग चूड़ी, कंगन, झुमका, बाली, खेत बेच दिया करते थे एक बच्चे को जन्म दिलवाने। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का 100 बार कहते हो उतने तो भगवान का नाम लेते। खड़गे कह रहे हैं भाई अमित शाह माफी मांगे। माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? ऐसा है कि चाचा विधायक हैं हमारे। न्यूज टेस्ट संवाद में आप सभी दर्शकों का मेरा यानी मधुमिता का नमस्कार। दर्शकों, आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग और जानकारी पूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हमारे इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत है जिनकी बात करना या उनके बारे में बताना मुझे नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा। एक युवा लेखक आज इस मंच पर मौजूद हैं। आपसे कराते हैं रूबरू युवा लेखक अरविंद पांडे जी का। सर, स्वागत है आपका न्यूज 7 मीडिया के इस मंच पर। मेरी तरफ से भी हार्दिक आभार। तो सर, शुरुआत करते हैं आज का पॉडकास्ट। और आज सर उन मुद्दों पर हम बात करेंगे जिनसे लोग जागरूक हों। खासकर आपकी जो रचित एक पुस्तक है व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक। उम्मीद है कि इस किताब से लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न आपसे ये है कि इतने कम उम्र में साहित्य के क्षेत्र में पहचान बनाना एक बहुत बड़ी बात है। सर, सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 13 साल 14 साल के लोग अच्छे लेखक हैं। और इस देश ने तो वो कौटिल्य, एक लड़का छात्र जो आया था टीवी पे, काफी दिनों तक आपने देखा, किसी को गणित कंठस्थ है, किसी को इतिहास कंठस्थ है, किसी का समाज ज्ञान कंठस्थ है, किसी को शास्त्र वेद कंठ है। तो सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सर, जब कोई लेखक या कोई कवि किताब लिखता है तो उसके लिए क्या कोई एक अलग वातावरण चाहिए होता है? अक्सर मैंने सुना है कि पेन और दिल की जो वाइब्स होती हैं वो एक होनी चाहिए। आप कलम और हृदय की तरंगों की एकता की बात कर रही हैं। मैं मधुमिता जी आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि वातावरण का निर्माण किया जाता है। रेल की पटरियों के किनारे जिनके घर हैं उन घरों से भी IAS IPS निकलते हैं। और शांति के वातावरण में जो लोग हैं उन लोगों के भी जीवन में शांतिमय वातावरण है, वो उस वातावरण से निकलते हैं। आपका संकल्प कितना बड़ा है, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। और जब आदमी लक्ष्य के लिए काम करता है, व्यक्ति जब लक्ष्य के लिए काम करता है, संकल्प के लिए काम करता है, तो वातावरण, एक सिनेमा का डायलॉग है ना कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो कायनात खुद आपको उससे मिला देती में लग जाती है। तो ये ईश्वर प्रदत्त होता है, ये नियति का प्रारब्ध है। प्रारब्ध आपको उस ओर अपने आप खींच के ले जाता है और प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। जब आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। स्कूलिंग और जो आपका कॉलेज टाइम रहा है, बहुत सारी आपने एजुकेशन गेन की है। हमारे दर्शकों को बताया आपने कौन कौन सी पढ़ाई की है। अब मैं बहुत अच्छा छात्र नहीं रहा जब पढ़ रहा था। मैं मीडियम छात्र रहा और हमने ग्रेजुएशन तक 2nd क्लास हमारे मार्क्स आए। फिर हमने MJ MC किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अभी मैं जर्नलिज्म में ही मेरी PhD चल रही है। और हमने ओपन यूनिवर्सिटी से MBA किया और काशी में बहुत प्रतिष्ठित विधि का केंद्र है हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वहां से हमने LLB किया। और अभी ये व्यक्ति निर्माण की इकाई है। अभी मैं अपनी पुस्तक की परिवर्धित प्रति लिख रहा हूं, तो उसमें आजीवन सीखना एक शब्द आया है। व्यक्ति को आजीवन सीखना है, कभी कोई परिपक्व नहीं हो सकता। प्रकृति परिवर्तन करती है और प्रत्येक परिवर्तन आपको प्रभावित करता है। और आप यदि परिवर्तन से प्रभावित होते हैं तो आजीवन सीखना आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। तो सर, PhD आप कर रहे हैं तो किस टॉपिक पर आप रिसर्च आपकी है? अभी तो कोर्स वर्क का एग्जाम होना है हमारा,
तो हमने जो तय किया है वो ये है कि एक देश है सूरीनाम, वो ब्राजील और गुयाना के बॉर्डर पे है, दक्षिणी अमेरिका का भी वहां पे बॉर्डर है। तो गिरमिटिया मजदूर के रूप में हमारे जब ब्रिटानिया हुकूमत हमारी थी, हमारे यहाँ थी, तो नीदरलैंड से उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हमको लेबर चाहिए। तो हमारे देश से मजदूर के रूप में, जिनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, मजदूर के रूप में कुछ लोगों को वहां भेजा गया सूरीनाम में। जब लोग जा रहे थे जहाजों में तो उन्होंने श्री राम समझा कि हम भगवान के स्थान पे जा रहे हैं, और वो वहां गए। आज भी उस देश की लगभग 7 लाख आबादी है, और उस आबादी में 42% के लगभग, कहीं कहीं 27% का भी वर्णन है, 42% के लगभग वहां पे लोग, जो भारतीय लोग रहते हैं, वो दुनिया में भारत है, और 42% लोग भोजपुरी बोलते हैं। वहां के राष्ट्रपति चांद संतोखी जी जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो संस्कृत में अपना शपथ लेते हैं। भोजपुरी में उन्होंने प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में जब भारत नेतृत्व कर रहा था तो उन्होंने भोजपुरी में अपना भाषण दिया। तो भोजपुरी माटी में पैदा होने के कारण, भोजपुरी मेरी मातृभाषा होने के कारण, मुझे इस बात का मेरे एक साथी हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि भैया आपको ऐसा करना चाहिए, और निसंदेह मैंने उस समय ये तय किया कि सूरीनाम देश में भोजपुरी सह हिंदी के संरक्षण एवं विकास के लिए हम लोग पीएचडी में वो विषय अपने लिए रखेंगे। तो जो आप लिखते हैं तो वो किस भाषा में है? हिंदी में। हिंदी में है। तो भोजपुरी भी आपको आती है? भोजपुरी आती नहीं है। अब इंग्लैंड में पैदा होने वाला व्यक्ति अंग्रेजी उसको आती है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। भोजपुरी हम में है, हम भोजपुरिया हैं, भोजपुरी हमारी पहचान है, भोजपुरी हमारी माटी है, हम भोजपुरी के लाल है, ऐसा भोजपुरी को हम समझते हैं। तो फिर अचानक से एक किताब लिखने का ख्याल कैसे आया, और ये किताब किस आधार पर है? मैं लिखता था। सबसे पहले एक बार हम लोगों ने छात्र युवा किसान सम्मेलन किया, सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते, 2013 की ये बात है। तो उस समय हमने 2 लाइन अपने से बना के उसमें एक नारा दिया कि सीमा पे जवान, खेत में किसान, एक राष्ट्र रक्षक, एक अन्नदाता, संघर्ष करता छात्र नौजवान, जो है असल में भाग्य विधाता। इसके बाद कई ऐसे लाइन, नारे चुनाव के दौरान ऐसे हम लोग बनाते थे, लगाते थे। फिर धीरे धीरे कुछ 2019 में जब मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रहा था, तो उस समय दूरदर्शी दर्पण नामक पत्रिका, हमारे मित्र हैं भानु जी, उसके संपादक, मैं प्रधान संपादक, हम लोगों ने शुरू किया। तो दूरदर्शी दर्पण में हमने आर्टिकल, लेख लिखने शुरू किए। फिर एडवांटेज न्यूज लखनऊ में एक पत्रिका है, उसमें हमारे आर्टिकल आए। फिर अखबार में, बुलंद संदेश में आर्टिकल आया। ऐसे धीरे धीरे हमने सीखना शुरू किया, लिखना नहीं, सीखना शुरू किया। और सीखते सीखते कोरोना आ गया। कोरोना आया तो आशीष चौबे जी हमारे बहुत मतलब प्रेरक हैं इस पुस्तक को लिखने में। उन्होंने ऐसा सलाह दिया कि आपके आर्टिकल बहुत सारे हैं, सबको इकट्ठा करके कुछ सुधार करके और उस विषय को ज्यादा करके हम लोग एक किताब लिख सकते हैं। फिर शुरू किया लिखना मोबाइल पे ही, ऐसे मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं, हाथ वाली बात है। हमने फिर उसको मोबाइल पे ही लिखना शुरू किया, और फिर वो सारे 77 क्या 100 के लगभग आर्टिकल तैयार हुए। फिर ये लिखने का ख्याल क्या आया, मतलब ऐसा घर बैठना, उस समय खाली कोरोना में सभी लोगों के पास पर्याप्त समय था, उसी समय ये पुस्तक हमने तैयार किया। ओके, तो जितने भी आपने आर्टिकल्स लिखे हैं वो पर्टिकुलर किसी एक मुद्दे पर थे या अलग अलग मुद्दों पर? नहीं, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण में जो बात समझ में आई कि व्यक्ति से व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से नेतृत्व, और नेतृत्व से राष्ट्र। व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को जानने की जरूरत है। आत्म सुधार, आत्म चेतना, आत्मावलोकन, आत्म समीक्षा, आत्म मूल्यांकन, आत्म प्रेरणा, इन विषयों को सबसे पहले अपने अंदर लेना। आलोचनात्मक सोच के साथ किसी भी विषय को, जैसे मुझे न्यूज़स्टर में आना है या नहीं आना है, क्या, क्यों, कैसे, स्वयं से प्रश्नों को जानना। 2 दूनी 4 ये तो सही है, 2 into 2 4 ही होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन 2 into 2 में जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था, 2 दूनी 4 में स्थायी मान क्या है, कैसे 1 से 2, 2 से 4 हुआ, इन विषयों को जानना, जान करके उस पर काम करना। और फिर व्यक्ति जब स्वयं के लिए परिपक्व होता है तो वो राष्ट्र की संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति भारत भूमि पर, सभी भारतीय हैं, भारत की संपत्ति हैं, हम उसके मानव संपदा है, और यह मानव संपदा भारत की है, भारत हमारा राष्ट्र है। तो इस नाते व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण
परिपक्व व्यक्ति मन क्या, उदासी क्या, आशा क्या, निराशा क्या, अपेक्षा क्या, उपेक्षा क्या, स्वतंत्र चेतना क्या, इन सारे विषयों पे काम करना करके उसमें एक व्यक्ति को दैनिक किन परिस्थितियों से गुजरना है, जिन परिस्थितियों पे वो गुजरता है उन परिस्थितियों से सीखता क्या है, सीखने के बाद ऐसा क्या मापदंड स्थापित करता है कि अगला व्यक्ति भी सीख सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सीख पाए और हम आगे बढ़ गए और फिर मैं आगे बढ़ता गया और पीछे का रास्ता मिटाता गया, पीछे भी लोग उससे क्या सीख पाए। तो उसको पुस्तक के रूप में देखे कि आप जिनको गूगल करते हैं, गूगल करने के बाद भी आप जिनके अर्थ नहीं पाते, 2-4 लाइन में ही जिनके अर्थ सीमित हो जाते हैं। अब हम लगातार बात करते हैं कि व्यक्ति को भावुक होना चाहिए। भावुक क्या, भाव बनेंगे कैसे, क्या भाव मूल भाव में तो नहीं परिवर्तित हो रहे, वहां स्थापना क्या है, परोपकार की है कि स्वार्थ की है, फिर परोपकार क्या, स्वार्थ क्या। तो जितने विषय आपके दिमाग में आते हैं, जितने शब्द मेरे एक अध्यापक थे नरसिंह सिंह जी, अंग्रेजी पढ़ाते थे हम लोगों को, बड़े मतलब उनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था। तो अंग्रेजी की कोचिंग हम पढ़ते थे तो वो कहते थे कि अंग्रेजी सीखने का मात्र एक तरीका है, जो चीज आंख से दिख रही है, ये कोना है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ये उजाला है इसमें बल्ब लगा है तो पूरे की स्पेलिंग क्या होगी, ये स्टूडियो का सेटअप है तो सेटअप में एक एक चीज है, यहाँ पेड़ है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ आप है, वो खड़े हैं, ये कैमरा है, ये लाइट है, तो इन सबकी अंग्रेजी क्या, उसके अर्थ क्या। इसी प्रकार से यह जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण पुस्तक है, अभी इससे परिवर्तित प्रति में और बेहतर होगी। उसमें एक एक वह अवस्थाएं जो मनुष्य के जीवन में बारी बारी से आती हैं, उनके असल मायने क्या है और उनसे क्या व्यक्ति सीख सकता है, और सामने वाले से या पढ़ने वाली अचानक परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को संभाव समतुल्य बनाए रख सकते हैं, धैर्य कैसे स्पष्ट हो सकता है, इन सारे विषयों के विषय में इसमें लिखा हुआ है। ये आपकी बुक है, कितना टाइम लगा इसको लिखने में सर? मुझे लगता है कि विषय सारे आर्टिकल पहले से कुछ लिखे हुए थे, कुछ कम अधिक हुए, तो ऐसे करके लगभग 1 से 1.5 साल इसको आने में लगा। ये आपकी बुक है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये अरविंद पांडे जी ने लिखी है, जिसके लिए आपको पुरस्कार भी मिल चुका है, नजीर अकबराबादी से सम्मानित, नजीर अकबराबादी पुरस्कार जी। तो एक शॉर्ट में हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि लिखते बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि मुझे पब्लिश कैसे करना है, लोगों तक ये किताब कैसे पहुंचानी, वो थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। ये मुझे भी नहीं पता था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में ही मैं पास की गाड़ी से लखनऊ आ गया, मुझे भी नहीं पता था कि ये पब्लिश कैसे होगी। लिख दिए। प्रूफ रीडिंग एक शब्द होता है, प्रूफ रीडिंग करने के लिए मेरे पास, अब कोरोना में तो कोई किसी से मिलता भी नहीं था, एक पेड़ के नीचे, एक प्रेस की ऑफिस के नीचे एक पत्रकार, हमारे एक छोटे भाई हैं प्रशांत मिश्रा, वो पीएचडी स्कॉलर हैं, तो उन्होंने हमको एक प्रूफ रीडिंग करने वाले पत्रकार साहब से मिलवाया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अरविंद जी आपकी पुस्तक की प्रूफ रीडिंग करूंगा। प्रूफ रीडिंग किया हम लोगों ने, कई रात हम लोग इस पे काम किए, गाड़ी लेके बाराबंकी तक मैं गया, वहां से एक छोटे भाई अपुल हैं, वो भी रिसर्च स्कॉलर, अभी वो इसमें निर्वाचन आयोग में पोस्टेड हैं। तो सब लोग मिल के हम लोगों ने लिखने के बाद जो प्रूफ रीडिंग होती है, चूंकि पहला अनुभव था, कोई नया अनुभव नहीं था, पुराना अनुभव नहीं था, तो फिर इसको हम लोगों ने प्रूफ रीडिंग किया और प्रूफ रीडिंग करने के बाद अब ये तय हुआ कि अब ये कैसे पब्लिश होगी, ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल। फिर पब्लिश करने के लिए हमने ऑनलाइन कई सर्च किया, तो कईयों के फोन आए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, अलग अलग विचार। हाँ, अलग अलग विचार आए। किसी ने ऑनलाइन पुस्तक देने की बात की, किसी ने ऑफलाइन देने की बात की, किसी ने किंडल पे देने की बात की, किसी ने कुछ चार्जेस बताए। सबके अपने काम करने की संस्कृति है, मेरा किसी पे कोई कमेंट नहीं है। फिर हमने वही बताया कि प्रेरक आशीष जी अपने, उन्होंने हमने इस पे आदरणीय इंद्रेश जी भाई साहब से भेंट किया, उनके अभिमत की बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुस्तक दे दो, मैंने पढ़ने के बाद ही इस पे अभिमत दूंगा। फिर वो लगभग 1.5 महीने 2 महीने बाद उनको जब समय मिला तो उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में उन्होंने फोन करके पूछा कि अब ये बताओ कि मैं प्रिंट करके दे दूं कि हैंड राइटिंग में। मैंने कहा कि सर प्रिंट करके तो आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन के लिए अच्छा रहेगा कि आप जो है हैंड राइटिंग में दें।
तो उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में इस पुस्तक पे 4 पेज का अभिमत दिया, जो इसमें लगभग 1.5-2 पेज में है। और फिर मैं वो सारी चीजें लेके प्रभात प्रकाशन, चूंकि मैं दिल्ली था तो प्रभात प्रकाशन गया, वहां सीधे मेरी प्रभात जी से मुलाकात हुई। और आपको जान करके बहुत प्रेरक भी है, आश्चर्य भी है, और मुझे भी, कि जिसको हम कंप्लीट बुक मान के, पूरी तैयार पुस्तक मान के हम उनके पास गए थे, उन्होंने ऐसा कोई पेज नहीं था जिसपे 20 से ज्यादा कमी नहीं निकाली। कहीं हमको ज्ञान नहीं था कि पंचम स्तर पे क्या होगा, बिनच्छरी क्या होगी, तुकांत क्या होगा, कहीं कहीं व्याकरण के मिस्टेक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको और परिपूर्ण करके, सुधार करके ले आइए। और फिर अचानक से दिमाग में आया कि अब क्या करें, अब तो बड़ा मतलब मेरे लिए टफ हो गया, अब कैसे हो सकती है ये चीज। फिर मैंने दिल्ली में ही कुछ प्रोफेशनल को टच किया, लेकिन कोरोना में कोई मिलने को तैयार नहीं। दोबारा टाइप कराना भी बहुत मुश्किल काम, दोबारा टाइप कराना मतलब बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल। तो और हिंदी टाइप तो आप कल्पना नहीं कर सकती। हिंदी टाइप मतलब आप दिल्ली में खोजिए, वो बंगाली मार्केट है, एक छोटी सी जगह जहाँ हिंदी टाइप, बड़ी जगह है, जगह कोई छोटी नहीं होती। हिंदी टाइपिंग, उन्होंने कहा नहीं हम 70 रुपया पेज लेंगे। हमको लगा कि ये तो बड़ा कॉस्टली हो जाएगा। फिर हम लोग बनारस चले आए कि वहां कम लोग मिल रहे हैं। अच्छा, घर वालों का भी एक दबाव था, और हमने फिर भैया को फोन किया, हमारे अभिभावक हैं बड़े भैया आदरणीय ब्रजेश पांडे जी। उन्होंने हमसे कहा कि अब तुम वापस आप चले आइए घर, तो कोरोना में ये बाद में भी हो जाएगा, अभी जीवन सबसे पहले जरूरी है। फिर हम घर चले आए। फिर बनारस के गोपाल हमारे डिजाइनिंग करते हैं होर्डिंग पोस्टर के, और उनका आर्ट वर्क भी बहुत अच्छा है गोपाल झा का। फिर उनसे हमने संपर्क किया। हम लोग रात में, पुलिस दिन में नहीं खोलने देती थी दुकान, तो रात में हम लोग किसी तरीके से उसको शटर गिरा के उठा के, मैं कई रात इसमें जगा। फिर जाके हम लोगों ने इसको टाइप किया, सुधारा कई स्पेस। फिर ऐसा अनुभव हो गया, धीरे धीरे लगा कि अब तो प्रभात जी का भी हाँ है, और कई जगह से हम लोगों ने बात कर ली है, तो अब तैयार कर लिया जाए। फिर काफी मेहनत के बाद वो तैयार हुई। फिर हम लेके गए दिल्ली, फिर वो हमसे मिले। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी आपका नहीं है, लेकिन मैं अब अपनी टीम से आपका करा दूंगा, क्योंकि आप में अब गलतियां न के बराबर थोड़ी बहुत हैं। फिर डिजाइन हुई, फिर उन्होंने पब्लिश किया। फिर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उस समय अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को बुक करने में, चूंकि एमपी का वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों का वो क्लब है, संसद सदस्यों का, तो एक संसद सदस्य हम बड़ा स्नेह रहा पुस्तक को इसमें विमोचित कराने में उनका, आदरणीय प्रवीण निषाद जी। उन्होंने वो बुक कराया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कोरोना की अनुमति का एक चक्कर था कि 50 से अधिक लोग ना हो, ऐसे करके, तो हमने 50 लोगों के बीच में, हाँ फिर भी थोड़े अधिक लोग हो गए थे, और देश भर में हमको प्यार करने वाले लोग उस कोरोना के समय में भी वहां पहुंचे। सभी का मैं आज आभार प्रकट करता हूं आपके इस न्यूज़स्टार मीडिया के मंच से। हाँ, मैं यहाँ से आभार उनका प्रकट करता हूं कि उस परिस्थिति में भी सारे लोग आए। और फिर ये पब्लिश हो गई। यूपी कैबिनेट मिनिस्टर माननीय अनिल राजभर जी उसमें अध्यक्षता किए, और सुब्रत पाठक जी, माननीय सुब्रत पाठक जी संसद सदस्य थे, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी बड़े नेता वो थे, स्वयं प्रवीण निषाद जी थे। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि प्रभात जी ने उसका संचालन किया था, एंकरिंग उस कार्यक्रम का, और मैंने अभिलेखी अपना लेखनीय भाषण दिया। सब कुछ अच्छे से विमोचित हुआ, और बहुत चर्चित पुस्तक रही, बहुत चर्चित। इस वक्त ज्यादातर लोग देख रहे हैं, इसको पढ़ना पसंद कर रहे हैं। सर, आप एबीवीपी के भी बहुत अहम भूमिका उसमें निभाया, क्या क्या उसमें? नहीं, एबीवीपी में ये थोड़ा सा हो जाएगा। मैं एबीवीपी में कोई किसी दायित्व पे नहीं रहा। हाँ, ये है कि चुनाव के समय में, मैं विश्वविद्यालय में अध्ययन के समय में, हमने कंपेनिंग जो की, नुक्कड़ नाटक में जो सहयोग किया, और अन्य कार्यक्रमों में जो सहयोग किया, वो चूंकि जुड़ा अपना राष्ट्रवाद से ही था शुरू से, और परिवार में भी राष्ट्रवादी लोग ही थे। इस कारण से हम एबीवीपी के ही पक्ष में सदैव। राष्ट्र निर्माण का सपना तो एबीवीपी ने भी देखा था, नहीं, देख रही है, और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। अच्छा, तो जो ये राष्ट्र निर्माण की आप बात पुस्तकों से कर रहे हैं, इसके अलावा भी क्या लोगों के बीच आकर या कोई सम्मेलन करना, इस तरह से भी करते हैं? नहीं, अभी जैसे बहुत जगहों पे तो नहीं। अभी एक पिलग्रिम्स करके पब्लिशर हैं,
बनारस में बहुत पुरानी संस्थान है, सूल टंकेश्वर के पास में। उन्होंने पिछले साल एक कार्यक्रम किया था, बड़ा सांस्कृतिक रूप से किया था। उसमें उन्होंने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण हमारी पुस्तक से विषय लिया था, उसमें मैं वक्ता के रूप में गया था। और विश्वविद्यालयों में हॉस्टलों के जो कॉमन हॉल हैं उसमें बैठक करना, और इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो जीवन भर का अनुभव है वो युवा संवाद मैंने 100 से अधिक किए अपने जीवन में। तो वो राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों रहे। तो चूंकि ये राजनीतिक चर्चा का ये सत्र नहीं है, इस नाते पुस्तक से संबंधित मैं बताऊं कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो अनुभव है वो युवा संवाद के माध्यम से ही ज्यादा से ज्यादा आए। तो सर राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? राजनीतिक हूं मैं, इंटरेस्ट रखने भर का नहीं। मतलब आप देखिए, इच्छा और इरादा दो अलग अलग बात है। हम लोग सेमिनार में जाते थे तो सीनियर हमारे बताते थे कि इच्छाओं पे जब वार होता है तो वो टूट जाती है, लेकिन इरादा पूरा खूंटे की तरह होता है। उस पे जितना वार करेंगे वो धंसता जाएगा, लेकिन ऊपर से चपटा और मजबूत होता जाएगा। तो इरादा है, वो कोई मतलब इच्छा नहीं है। या एक और बात मैं इसमें ऐड कर रहा हूं आपके साथ कि दो तरीके से लोग किसी काम को करने आते हैं। एक होता है बाई चांस और एक होता है बाई चॉइस। आपका क्या है? हम लोग बाई चॉइस हैं, विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए यहां तक बाई चांस नहीं पहुंचे हैं, बाई चॉइस है और पूरे जीवन के लिए है। सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते गए? अभी चढ़ नहीं रहे हैं, अभी चल रहे हैं। हाँ, तो मुझे पता है कि कोई न कोई आएगा, पीछे कंधे पे हाथ रखेगा और कहेगा कि अब तुम्हारा समय आ गया है। कोई न कोई आएगा, वो कंधे पे हाथ रखेगा और कहेगा कि तुम्हारा समय आ गया है। ये भी सही है कि व्यक्ति का जो जीवन है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के क्रम में, अभी अगली पुस्तक में उसका आपको मिलेगा डिटेल। तो हमने उसको 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण है संघर्ष काल, दूसरा चरण है निर्माण काल और तीसरा चरण है स्थायित्व काल। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न कार्य क्षेत्रों में, चाहे वो बाई चांस आया हो, चाहे वो बाई चॉइस आया हो, चाहे वो मजबूरी से ही क्यों ना आया हो, क्योंकि मजबूरी मजदूरी भी कराती है। तो आप चाहे जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपके जीवन में संघर्ष काल आता है। आप उस काम के लिए संघर्ष करते हैं, अग्निपथ तक जाते हैं। कहते हैं संघर्षों के साये में वीरों की जवानी पलती है। आप युवा उस संघर्ष में होते हैं और संघर्ष में ही पारिवारिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से 90% लोग छट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। 10% लोग निर्माण काल में जाते हैं, वो जिसको संघर्ष समझते हैं। हमने इस पुस्तक में संघर्ष में लिखा है ये बात कि जब आपके संघर्ष में भी सफलता समाज देखने लगे तो आपको भी उस सफलता का जश्न मनाना चाहिए, आपको उस सफलता का उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो भविष्य में अरविंद जी को एक लेखक के रूप में दुनिया जानेगी, देश जानेगा, या कोई राजनीति का एक बहुत बड़ा भविष्य मैं नहीं जानता। नहीं, आप तय भी कर सकते हैं, कहते हैं भविष्य अपने ही हाथ में। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि संघर्ष काल, निर्माण काल और स्थायित्व काल, मैं लेखक बनूंगा ये भी मैं नहीं जानता था। अभी आपने कहा कि इंतजार है कि कोई हाथ रखेगा। हाँ, निश्चित रखेगा। और हर काम में, मैं सिर्फ राजनीति में ये बात नहीं कहा, ये व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के बीच की बात है। नहीं, मैंने सवाल किया था मेरे लिए भी, मैं स्पेशली अपने लिए भी कह रहा हूं कि मुझे पूरा भरोसा है कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, पूरा भरोसा है। तो चॉइस में आपने इसको रखा हुआ राजनीति में जाने के लिए। तो सवाल यही है कि किस पार्टी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं, मैं ज्वाइन हूँ पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हमारी आस्था है, मैं उस पार्टी में हूँ, ऑलरेडी हूँ। अच्छा, राजनीति में जाने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य लेकर आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में 2 तरीके के लोग हैं, एक राजनीति के हिस्सा है और एक राजनीति के शिकार है। तो राजनीति ही तय करती है कि क्या होगा देश में। जैसे आज विधानसभा चल रही है, अनुपूरक बजट पे चर्चा हो रही है। अब चाहे आपके क्षेत्र का बात हो, चाहे किसान के क्षेत्र का बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, प्रदेश के अंदर क्या विकास होगा ये कौन तय कर रहा है? विधायिका तय कर रही है, कार्यपालिका उसको लागू कराती है और न्यायपालिका यदि कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसका हल देती है, उस पर न्याय देती है। तो जब हमारे ऊपर लागू होने वाली शर्तों के विषय में, मैं एक व्यक्ति के नाते कह रहा हूं, एक व्यक्ति के ऊपर जो लागू होने वाले नियम है, कानून है,
उसके विकास में होने वाले आपके सड़क, आपके इस ऑफिस के नीचे की सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, ये तय करने का काम राजनीति का है। और जब हम उसमें हिस्सेदारी अपनी नहीं रखते, मतदान नहीं करते, आप देखते हैं ना 65%, 70% ही मतदान हुआ, कभी कभी 40%, 50% ही मतदान हुआ, तो जो लोग हिस्सा नहीं लेते वो फिर उसका शिकार होते हैं, क्योंकि उसके विषय में वो जानते नहीं। तो राजनीति सब में है, सब जगह है, एक एक व्यवस्था में है। इस कारण मैं राजनीति का हिस्सा हूं, इस नाते मैं राजनीति। तो अभी जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करते हैं, तो क्या लगता है वो राजनीति वास्तव में है या वास्तव में बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की? अब इस विषय पे अभी मैं अपने को नहीं समझता कि मुझे बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो आप देश के नागरिक हैं, दूसरे आप ज्वाइन भी देखिए, राजनीति और व्यक्ति परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मैंने पहले भी कहा। और राजनीतिक आदमी राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? बहुत ज्यादा बहुत कम, राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति राजनीति तो करेगा। तो एक एम्पावरमेंट है, आपकी ऑफिस को आप कितने देर तक खोल के रख सकते हैं? शाम को 6 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक, इससे अधिक तो आप नहीं खोल सकते। या आपका कोई बहुत ओवरवर्क हो 24 आवर, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में 24 घंटे से अधिक आप नहीं चला सकते। तो आप 24 घंटा अपना काम करने के लिए सोचते हैं कि नहीं सोचते? वैसे राजनेता वो ज्यादा कम थोड़ी करता है, वो राजनीति करता है, उसके बाहर के लोगों को ज्यादा कम लगता है। राजनीति करने वाला राजनीति करता है। नहीं तो सदन में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े तो हो आरोप रहे हैं। प्रत्यारोप कहाँ नहीं है। मेरे गुरुजी आदरणीय संत त्रिपाठी जी, श्रद्धेय, हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, वो कहते हैं कि परिवारों में झगड़ा है। वो तो बड़ी भोजपुरी में एक बात बोलते हैं कि बड़े से बड़ा मैनेजमेंट का मास्टर हो और माई और मेहर को एक छत के नीचे रख के संतुष्ट नहीं रख सकता, कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप होगा। नहीं तो हम वो जनता के सेवक हैं, जनता उनको ये नेचर है, ये नेचर है, ये प्रकृति है। आप इसको सिर्फ राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप नहीं ले सकते, ये नेचर है। मैंने कहा ना, गुरुजी कहते हैं। नहीं, आपने कहा नेचर है, लेकिन नेचर का शिकार जनता क्यों हो? क्योंकि जनता ने चुना है। मैंने कहा कि जो भी हिस्सा नहीं रहेगा वो सब शिकार होंगे। सदन में विकास की बात क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। ये बजट विकास के लिए ही तो आए हैं। अभी बजट आएगा, कल क्लियर हो जाएगा, कल सुबह का अखबार पढ़िएगा आप। अंबेडकर हो रहा है, जातिवाद अब इस विषय पे मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है कि ये श्रद्धेय अम्बेडकर जी के विषय में क्या चल रहा है। इस पे मेरा अभी कोई अध्ययन नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर। अच्छा, मस्जिद जो हो रहा है, मंदिर मस्जिद, उसको तो जानते होंगे। क्या लगता है वास्तव में जो आज मस्जिद पर सर्वे हो रहा है उसमें मंदिर था? मंदिर से पहले क्या था? अब ये सर्वे ही बताएगा, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक बात आपको बता सकता हूँ कि नंगी आंख से जब प्रयोगशालाओं में जाते हैं ना, तो लेंस से, नंगी से, कैमरे से और मोटे लेंस से देखते हैं। जो दिख रहा है कि मंदिर है, ध्यान से आप समझिएगा मेरी बात, जो देखने में लग रहा है कि इसके चारों पावे, चारों पिलर मंदिर के हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, सर्वे बता रहा है कि मंदिर है। आप भी जाके देखिए वो मंदिर है। तो मंदिर मस्जिद कौन कर रहा है? यदि मंदिर है तो छोड़ देना चाहिए उसको, फिर सर्वे की जरूरत ही क्यों पड़ी? 500 साल बाद कोर्ट ने निर्णय किया कि राम मंदिर है। इस निर्णय की जरूरत क्या थी? दुनिया जानती है कि राम यहाँ पैदा हुए, राम का ये देश है, तो फिर उनके लिए लड़ने की जरूरत क्या थी? स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा, बहुत व्यापक विषय है। हमसे पहले कहने वाले और आपसे पहले सुनने वाले, इस पे हजारों हजार लोग रहे। तो इतना व्यापक विषय है कि कुछ विषयों को समय पे ही छोड़ दीजिए। आप बताइए, संभल में एक आदमी, एक सांसद एक गली में रहता है, उसकी आबादी पहले थोड़ी रहती है, आबादी बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, दूसरे रिलीजन के लोग वहां से पलायन कर जाते हैं और 49 साल से एक मंदिर बंद रहता है। उसमें तो कोई ऐसा ही सर्वे नहीं हुआ, उसमें तो कोई मंदिर मांगने नहीं गया था। ऐसे हजारों हजार मंदिर एक कम्युनिटी के कब्जे में है। उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश की परिस्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे? दुबई में गया था, दुबई में 85% लोग दुनिया के 185 देशों से रहते हैं। वहां की आबादी का 15% ही केवल अरबी है, माने दुबई का है, और किसी में कोई क्राइम नहीं है। वो तो इस्लामिक स्टेट है, अमीरात से साथ उसमें, न शारजाह में है, न अबू धाबी में है। फिर भारत में क्यों भाई? काहे लिए आप ऐसा कर रहे हैं? बदलने की जरूरत है सोच को। तो ये विषय बहुत व्यापक विषय है। इस विषय पे अभी और अध्ययन की और काम करने की जरूरत है, और आपको भी स्पष्ट बोलने की जरूरत है। मीडिया से ही स्पष्ट बात जाएगी, तभी कोई बात बन पाएगी। हम लोग तो दिखा ही रहे हैं, सच दिखाते हैं। हाँ। अच्छा सर, ये जो मंदिर की आपने बात की, तो विपक्ष ने कहा
कि राम मंदिर बनवाना बीजेपी की एक राजनीति है और 14 में जीत का एक ये सिंबल तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा 14 तो बिना राम मंदिर बने जीते थे, ये पहले से चल रहा था। 19 भी जीते। राम मंदिर देखिए आप अब उन लोगों को कहने दीजिए, वो लोग अनैतिक बातें कर रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, भाजपा अपने स्थापना काल से अपने संकल्प पत्र में ये बात लिखते आती है कि संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनेगा और हम उसके पक्षधर हैं, तो एकाएक 14 कहां से आ गया? अच्छा आप बताइए, आपने ऑफिस बनाई, ये सेटअप बनाया, तो इसका एक बायलॉज होगा, एक नियमावली होगी कि इसमें ये काम होगा, ये डायरेक्टर होंगे, ये प्रोड्यूसर होंगे, ये कैमरामैन होंगे, ये न्यूज एडिटर होंगे, ये चीफ ब्यूरो होंगे, ये डायरेक्टर होंगे, परिचारक का भी आपने तय किया होगा, सबके रोल तय हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं, दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने स्थापना काल के बायलॉज के संकल्पों को पूरा कर दिया। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, 35A हट गया, और विभिन्न प्रकार की, छोड़ दीजिए इन मुद्दों को और आगे आइए। आज अटल जी के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सड़कों को आप बिगड़ते हुए नहीं पाएंगे। नदियों के एकीकरण का प्लान पहले से, बहुत सारे काम ऐसे हुए जो असंभव थे। अब वह लोग, एक शेर मुझे याद आ रहा है, आपकी अनुमति हो तो कहना चाहूंगा कि जब हाथ में कलम थी तो लबों पे लब न था, जब हाथ में कलम थी तो लबों पे लब न था, और जब लबों पे लब हुआ तो तेरा हाथ कट गया। ऐसा नहीं कि तेरा कद घट गया, जितनी तेरी चादर थी तू खुद सिमट गया। तो इन लोगों की चादर ही छोटी हो गई, सोच छोटी हो गई, मानसिकता छोटी हो गई, और कोई कारण नहीं है आरोप लगाने का। आपको कोई कमी देश के अंदर दिख रही है तो आप बताइए, विश्वगुरु भारत न दिख रहा हो तो बताइए, प्रधानमंत्री जी का सम्मान दुनिया में न हो रहा हो तो आप बताइए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा सर? बनाने की अब बात हो रही है तो उसका संवैधानिक तरीका क्या है, ये हमारे ऊपर के लोग समझ रहे होंगे, उसी हिसाब से बनेगा। नहीं, आपके हिसाब से किस तरह से बन सकता है? अब मुझे अभी उसका कोई अध्ययन नहीं है। हाँ, और मैं खुश होऊंगा कि हिंदू राष्ट्र बने, मैं हिंदू हूं, और कौन नहीं चाहेगा कि बने। दुनिया के अंदर माननीय अमित शाह जी ने सदन के अंदर कहा कि भाई 58-57 इस्लामिक स्टेट हैं, यदि किसी देश से कोई इस्लामिक व्यक्ति निकलता है तो वो अपने इस्लामिक स्टेट में जा सकता है, लेकिन यदि दुनिया के किसी भी देश से हिंदू निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? हिंदू तो हमारे ही देश में रहता है ना। तो वो मैं भी कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और यदि आप दुनिया के 58 देशों को इस्लामिक स्टेट बनाते हैं, हमको कोई नफरत नहीं, हमारा कोई आरोप नहीं आपके ऊपर, तो फिर एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? आपको स्वतंत्रता के साथ कहना चाहिए कि जैसे गांव में एक कम्युनिटी रहती है, कोई बड़ी कम्युनिटी किसी गांव में, तो सर्वमान्य हो जाती है। आपको ये मानना चाहिए कि भाई 80%, 85% लोग, 78% लोग रहते हैं, आप भाई हमारे लिए तो दुनिया में बहुत सारे देश है, आप भारत को बना लो, खुशी खुशी बना लो, कोई बवाल ही नहीं है। अब उसका संवैधानिक तरीका क्या है, ये हमारे ऊपर के लोग या जो उसके विधि के जानकार लोग हैं वो उसको बनाएंगे। अच्छा, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी बिल पेश हुआ है अभी, ठीक, उस पर भी सियासत हो रही है कि 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव तो करा नहीं पा रहे, पूरे देश में कैसे कराएंगे? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब 1 नेशन 1 इलेक्शन राष्ट्र के हित में है कि नहीं, पहले आप ये बताइए। नहीं, आप बताएं। नहीं, मेरे एक प्रश्न का, आपके मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आज आप रजिस्टर मीडिया की तरफ से ये बताइए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन राष्ट्र के हित में है कि नहीं? नहीं, आप पार्टी की तरफ से हैं, एक मैं पार्टी का कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, मैं पार्टी का एक सदस्य हूं। यदि मैं उसके लिए अधिकृत होता तो आपके सारे प्रश्नों का अधिकार पूर्वक मैं आपको जवाब देता। सदस्य के तौर पर ही बता दें, आप एक नागरिक के तौर पर बता दें। हाँ, एक नागरिक के तौर पे मैं चाहता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में हो, ये राष्ट्र हित में है, और होते ही थे भाई। 1952 में जब इलेक्शन शुरू हुए तो एक ही साथ तो हुए। बिल्कुल, आजादी के बाद 2 दशकों तक, अभी भी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन में जो 8-9 पॉइंट बनाए गए हैं, उसमें यही बात तो कही जा रही है कि लोकसभा के चुनाव को एक केंद्र माना जाए, और उससे पहले यदि कोई विधानसभा भंग होती है तो उसका चुनाव लोकसभा के चुनाव तक के लिए ही कराया जाए, फिर एक साथ सारे चुनाव हो जाएंगे। तो सामान्य सी बात है, सरल बात है, सबको समझ में आना चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं तो ये उनकी मानसिकता है। नहीं, ये चीज समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस के टाइम पर भी 1 नेशन 1 इलेक्शन था 2 दशकों के बाद, फिर आज उसको क्यों दिक्कत हो रही है?
ये होता है, ये उनके नेचर में। अब उसको आप नहीं चेंज, गांव में कहावत है नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अमित शाह से माफी मांगने की बात कही जा रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर का 100 बार कहते उतने तो भगवान का नाम लेते तो सातों जन्म में स्वर्ग पहुंच जाते। अब उस पे खड़गे कह रहे हैं भाई अमित शाह माफी मांगे, माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? प्रियंका गांधी जी फिलिस्तीन का बैग लेके संसद गई थी, वो माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? रह गई माननीय अमित शाह जी की बात, तो वो हमारे नेता हैं, उन्होंने अंबेडकर जी के प्रति कोई उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, उस स्पष्टीकरण को भी आप सुनिए। उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दे, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अच्छा, मैंने अभी बहुत ध्यान से उसको, आप भी फिर से सुनिए, फिर इस विषय पे मैं आपको जवाब दे दूंगा। यही बोला उन्होंने, तो उस पर अब विपक्ष बोल रहा है कि आप अंबेडकर अंबेडकर। अब विपक्ष का तरीका है वो करने का। कनॉट प्लेस जैसी जगह पे अंबेडकर जी का संग्रहालय बनाने के लिए बंगले खरीदे गए। अंबेडकर जी के नाम पे जहां जहां उनकी स्मृतियां थी उसको जोड़ने के लिए तीर्थ की व्यवस्था की गई। कहां थे ये लोग इस दिनों तक? क्यों नहीं कर पाई आज तक ये काम? तो कहने के लिए और करने के लिए दोनों में अंतर है। किसी बात को पकड़ लेना ये एक बात तक सीमित है, वो स्थायी तो नहीं है। और उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं उसमें, वो तो भाषण का एक अंश है बस। सर, ये चीज है कि अभी सरकार को, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को किन किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है जनता के लिए? सर, आपको कहां पर जिन क्षेत्रों में वो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए आयुष्मान योजना को, मतलब मैं ब्रॉड माइंड सोचता हूं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने चुनाव में 2024 में एक घोषणा किया कि 70 साल तक से ऊपर के व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। और आप देखिए कि पहली सदन में आने से पहले, सत्र शुरू होने से पहले ये पूरे देश में लागू हो गया। 2 आदमी बहुत ज्यादा बीमार होता है, मैं उसका अनुभवी हूं। मेरी बिटिया 6 महीने 10 दिन में ही पैदा हो गई थी। 5 सालों तक एक बाप अपनी बेटी को और जन्म देने के बाद माता के हालातों को किस तरीके से झेलता है, एक उसका रोग और दूसरा माता पिता जब बूढ़े होते हैं उनके रोग की स्थिति। एक व्यक्ति के महीने की आय का 50% उसमें जाता है। और मैं पूरे देश की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से, सामान्य नागरिक की तरफ से, एक लेखक की तरफ से, एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस समस्या का संपूर्ण निदान कर दिया। और ये लोग क्या बात करेंगे? 5 लाख रुपया 50 करोड़ लोगों को पहली ही बार में देना और दोबारा राशन कार्ड की संख्या के आधार पर, फिर उम्र के आधार पर एक एक जन तक पहुंचाना। दुनिया के कितने देश इस जनसंख्या में समाहित होते हैं, इसकी कल्पना कर सकती हैं आप? नहीं कर सकती आप कल्पना। 200-200 साल से जो देश आजाद है, 250-250 साल से जिन देशों में तकनीकियां काम कर रही हैं, इकोनॉमी जिनकी कम हमसे है लेकिन वो विकसित देशों की श्रेणी में है। 104 विकसित देशों जो बनाई गई यूएनडीपी की जो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जो रहन सहन, स्वास्थ्य व्यवस्था और खान पान को आधार बनाया गया, जिसको यूडीआई एसडीआई कहते हैं, उन व्यवस्थाओं में भारत कहां चला गया? जब एक एक आदमी इस बात के लिए सिक्योर हो जाए कि आपकी बीमारी के बाद आपके पास 5 लाख का एक कार्ड है, उस व्यक्ति से पूछिए जो अपने पिताजी को लेकर अस्पताल में भर्ती है। उस व्यक्ति से पूछिए जिसका बच्चा सिक्योर है, जिसकी मां सिक्योर है। नहीं तो लोग चूड़ी, कंगन, झुमका, बाली, खेत बेच दिया करते थे एक बच्चे को जन्म दिलवाने, एक माँ बाप का इलाज कराने में। उन आंसुओं की कीमत और उस रोते बिलखते परिवार की भावनाओं को जब आप जाके पूछेंगे, तब ये आरोप प्रत्यारोप की बहुत ऊपर की बात हो जाएगी। हम उससे गुजरे, हमने वो दौर देखा है, इसलिए मैं आपको भावुकता के साथ वो बात बता पा रहा हूं। बाकी जो लोग जानते ही नहीं कि गेहूं कब बोया जाता है, धान कब बोया जाता है, जो लोग 10 जनपद की हवेली में बैठ के सिर्फ सोचते हैं कि धान होता ही नहीं, सीधे चावल होता है, उनकी बातें का जवाब मैं और हमारे नेता क्या दे पाएंगे? उनका तो पूरा कल्चर ही वही है, उन्होंने धान तो कभी देखा नहीं, तो इस नाते ये हो सकता है। जब राजनीति में आप एक बड़े ओहदे पर कदम रखेंगे, विधायक सांसद बनेंगे, सबसे पहला आपका फोकस किस वर्क पर होगा? कौन सा काम करेंगे सर? मैं और मेरे साथियों ने एक सबसे मिल के बैठ के राय करूंगा, अभी भी करता हूं, तो सबकी राय के बाद ही कोई एक राय बनाऊंगा। फिर भी ना एक माइंड में चलती है कि हम ये बनेंगे तो ये करेंगे, ये बनेंगे तो ये करेंगे, हर एक ऐसा कुछ दिमाग में नहीं चलता, क्योंकि मैं भविष्य नहीं देखता। आज का काम आज में खत्म हो जाए, कल की प्लानिंग हो जाए, बस, ज्यादा नहीं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो अगला हो रहा है, शुरू हुआ है।
कार्यकाल समाप्त होने का 29 में 75 साल के हो जाएंगे, तो अभी सीएम प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं तो चाहता हूं कि जब तक मोदी जी जिंदा रहे, पीएम रहे। आप बाकी उसके बाद क्या उन्होंने होगा? खुद कहा था कि 75 साल के अगर होते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना घर चाहिए। का जो अभिभावक होता है वो आदर्श स्थापित करता है, लेकिन परिस्थिति बस यदि हम सब उनके बच्चे ये कहें कि नहीं आपको अभिभावक के नाते रहना है, अरे तो उन्होंने ही तो बयान दिया था कि 75 अब साल ये का इस्तीफा दे ज्यादा देना। बड़ी बात है, उस पर मैं नहीं कमेंट कर सकता। पीएम कौन होना चाहिए अगर नहीं, वो जो संगठन तय करेगा, जो पार्टी तय करेगी, जो जनता तय करेगी, वो बनेगी। तो अभी विपक्ष में कौन सा आपको नेता लोकप्रिय लगता है? विपक्ष में अगर देखा जाए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सभी लोकप्रिय हैं, सभी लोकप्रिय हैं। अपने लोगों के लिए वो लोकप्रिय हैं, उनकी आइडियोलॉजी जिनको पसंद आती है उनके लिए वो लोकप्रिय है। आपके लिए सर? मेरे लिए विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष आपको लग रहा है देश में विपक्ष है? ये तो आप ही बताएंगे। मुझे नहीं हम तो लगता। देखते ही रोज सर। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई विपक्ष है। अच्छा, राहुल गांधी के ऐसे 2 बयान बताइए जो उनको नहीं देना चाहिए था। अब उसमें से 2 छाटना बड़ा मुश्किल है। अरे जो आपको याद हो सर वो भी बता दीजिए। और 2 छाटना बड़ा मुश्किल है। जितने राहुल गांधी जी भी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संसद के सदस्य हैं, तो ठीक है, हो सकता है कि कोई बात बाई मिस्टेक आ गई हो। अब सारे उनके बयान ठीक है, सारे बयान ठीक है। हाँ। अडानी अंबानी जो करते रहे, अब वो अपने पार्टी के लिए देते हैं, इसलिए ठीक है। तो अगला सवाल ये सर दर्शक जानना चाहते हैं कि अरविंद पांडे जी क्या बोलेंगे ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में? अभी मैंने कहा मैं राजनीतिक बातों पे इतना आगे नहीं बोल सकता। मोदी जी के कुछ बयान आपको याद है? मोदी जी का एक बयान बस आपको बता सकता हूं, उसके बाद बयान उनके सारे याद है। मोदी जी का मैं मन की बात का पूरा अध्ययन है, संग्रह है, और भगवान ने यदि सही सारी चीजों को रखेगा तो मोदी जी के मन की बात पे मैं एक पुस्तक पे भी काम कर रहा हूँ। ओके, तो उसमें किस चीज तो उनका वो अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ओके, उनका बस एक बयान हमको याद है, मैं गंगा किनारे का आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि ना मैं आया ना मुझे लाया गया, मुझे गंगा माँ ने बुलाया, और वो गंगा पुत्र हैं, गंगा माँ के बेटे हैं। और नेताजी के बारे में क्या ख्याल है, मुलायम सिंह यादव के? नेताजी थे। उस विरासत को संभाल पा रहे हैं अखिलेश यादव जी या फिर नहीं? आपको क्या लगता है जो विरासत उन्होंने बनाई? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना पुस्तक में लिखा हुआ है, हर व्यक्ति के अपने अलग अलग मुंड हैं, अलग अलग विचार हैं। इस कारण से सब लोग एक जैसा नहीं हो सकते। और हमने लिखा है एक आर्टिकल में कि हम सब एक दिशा में काम करें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि हमारी दिशा में चल के कोई दिशाहीन ना हो। तो जो जिस दिशा में काम कर रहा है उसको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो फॉलोअर वो हमारी ही दिशा में यदि चले तो वो दिशाहीन ना हो। तो जिन लोगों की आप बात कर रही हैं उनके मिलियन फॉलोअर्स, और ऐसा नहीं कि वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, वो वोटों में तब्दील होते हैं, चुनाव आयोग उसके परसेंटेज को काउंट करती है। तो मैं बस ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि जिनके भी फॉलोअर्स हैं वो वह कृत्य न करें जिससे फॉलोअर्स का भी कैरियर बर्बाद हो। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है और हर चुनाव में बीजेपी की जीत सबसे आगे रहती है, बीजेपी हर जगह जीत रही, तो इस तरह से साफ है कि लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, योगी मोदी को पसंद कर रहे हैं। फिर विपक्ष की छवि इतनी खराब क्यों हो रही है, हार क्यों रही है, क्या कारण हो सकता है सर आपके हिसाब से? सकारात्मक तरंगे। ओके, सकारात्मक तरंगे जिनके साथ रहेगी वो जीतेगी। हम अच्छा कर रहे हैं, ये अनंतनाद है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये अनंतनाद है। ओके, हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये स्थायी होता है। अच्छा आप बताइए, पुस्तक पे ही आइए, इसी पे फिर बता रहा हूं आपको, लिखा भी है हमने कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई स्मशान पे है, कोई ट्रेन में है, कोई जहाज में है, कोई मलाई खा रहा है, कोई नमक खा रहा है, कोई दूध खा रहा है, ये पहली बार हो रहा है क्या? ये 1000 वर्ष पहले के भी शास्त्र उठा के आप पढ़ेंगे, साहित्य उठा के पढ़ेंगे, चाहे आपको साहित्य मक्का मदीना में मिले, चाहे वेटिकन सिटी में मिले, चाहे गया मथुरा काशी में मिले, प्रत्येक साहित्य में आप पाएंगे कि ये सारी अवस्थाएं, घटनाएं, पात्र ये 1000-2000 साल पहले भी थे, और ये घटनाओं के सिर्फ पात्र बदल रहे हैं। कल आपके साथ घटी थी, आज मेरे साथ, परसों उनके साथ। तो ये बातें करना कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, आगे क्या हुआ, ये केवल बातें हैं। बातों का क्या,
किसी न किसी को उस पात्र में रहना है। आपने देखा है, नाटक देखा है, तो मंचन सिनेमा देखती होंगी आप, जी। तो प्रत्येक सिनेमा में पात्रों का एक खांचा है, विलेन है, हीरो है, कॉमेडियन है, तमाम को एक्टर है। तो ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये अनंतनाथ, ये सब कहानी, रचनाएं, कथाएं, उपन्यास, सब साहित्य के रूप में पहले से वो है और हम सब पात्र के रूप में बदल रहे हैं। तो इनका कोई तनाव, कोई बात, कोई नई उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है वर्तमान को समझने, आज हम किस परिस्थिति में हैं, किस पात्र में हैं और हमको अपना किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन देना चाहिए जो पात्र हमारा है। बाकी जब आप बेहतर करेंगे तो बेहतर होगा, वापस आएगा, गति का नियम वहां पे काम करे। उन्होंने सऊदी अरब में मंदिर बनवाया, वो वहां के मंदिर में गए, मस्जिद में गए, मोदी जी के मुंह से कभी आपने सुना कि मैं इस्लाम को नहीं मानता? मोदी जी के लिए कुछ आपने लाइनें लिखी सर? झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मोदी जी के लिए 2014 में हमारे एक मित्र हैं सिंगर अरविंद तिवारी, और अब मैं गाजीपुर जिले में भदौरा की तरफ से आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ यार मोदी जी जैसा व्यक्ति है तो कुछ लिखो। उन्होंने एक कविता लिखी थी और बाकी मैंने अभी मोदी जी के लिए कुछ नहीं लिखा, साहस नहीं कर पाया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पुस्तक लिखने में सबसे पहले अटल से अटल तक पुस्तक लिखने का मन बनाया, लेकिन अटल जी का इतना विराट व्यक्तित्व है, मोदी जी का इतना विराट व्यक्तित्व है कि बिना इनको जाने, बिना इनके नजदीकी लोगों से मिले, बिना इनके जन्म स्थान में कार्यक्रम स्थानों पर गए, अब हम कोई चीज कॉपी करने या लिखते हैं, इतना हिम्मत नहीं कर पाया। सर, जो सोशल मीडिया पर आज के दौर में चल रहा है उससे कितना प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और उससे कैसे बचना चाहिए बच्चों को, और पेरेंट्स को किस तरह से ध्यान देना चाहिए? बचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, एडिक्शन हो गया है, लेकिन एक तरीका मेरे दिमाग में आता है, इस पे मैंने एक जगह और बोला था, सर्चिंग मोड को बदल दीजिए। बच्चों को बताइए कि YouTube पे आप रामायण देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई की चीजें देख सकते हैं, नैतिक शिक्षा देख सकते हैं, संस्कार देख सकते हैं। तो वो देखें उतने ही घंटे तो भी वो एक तरीके से आजीवन सीखने के क्रम में रहेंगे। अभी सर्चिंग मोड पे काम करने की जरूरत है। माता पिता मोबाइल लें और चेक करें कि क्या सर्च हुआ, 5 घंटे चले, हिस्ट्री में जाए, डिलीट हुए चीजों को चेक करें, क्योंकि अब चेकआउट जरूरी है। अब ऐसे नहीं आप कर सकते कि नहीं हम विश्वास कर सकते हैं, नहीं, आपको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए और फिर उनको बताना चाहिए कि बेटा होता है, हमसे भी हुई हैं गलतियां, लेकिन आपको अब से सही करना है, सुधार के क्रम में आना है। जिस तरह से अश्लीलता देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, इसको बैन क्यों नहीं किया जा सकता है? अब वो नियमावली में क्या है ये वो लोग बताएंगे। बहुत चीजें बैन है, चाइल्ड पोर्न पूरी तरीके से बैन है, इसके बाद भी चल रहा है। टेक्नोलॉजी पर आप कुछ कभी लिखे हैं या कभी सोचा कि टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, उसके मैंने राजनीति और सोशल मीडिया का एक आर्टिकल लिखा था, काफी प्रचलित भी रहा जी। अभी टेक्नोलॉजी तो जरूरी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपने जो कहा वो कुछ प्रतिबंधित करना आवश्यक है। अब उसको नियम कानून के दायरे में करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पेट में दर्द भी होने लगता है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आप सवाल उठा रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी इस पे अपनी मानसिकता ठीक करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम देखते हैं तब वो चलाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को अपने आप पे थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। फिर कहते हैं कि सरकार रोक क्यों नहीं देती सिगरेट पीना, सिगरेट की फैक्ट्रियां क्यों नहीं रोक देती, पीने वालों के लिए क्यों प्रचार करती है, एल्कोहल पे काम नहीं क्यों करती। तो कुछ उसमें नियम कानून ऐसे होंगे। अभी उस पे जो आपने कहा बहुत अच्छा आपने सलाह दिया, मैं इस पे लिखूंगा, तो पूरा मैंने पहले पढ़ूंगा फिर इस पे लिखूंगा। ओके, होना चाहिए सर, एक जागरूकता जरूर होनी चाहिए लोगों 100% होना चाहिए। और कौन देगा? आपके घर में से कौन कौन है? मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं मेरे। बहन की शादी हो गई है, एक भांजा एक भांजी। अपने माता पिता के साथ कितना वक्त बिताते हैं? जितना घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। हाँ। ओके, कभी मतलब उनसे बात करते हैं, उनकी क्या जरूरत? रोज बात, जब भी घर जाते हैं बात करते हैं। मैं एक बात मानता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है जी, तो माता पिता
उसकी तरफ देख के अपनी आंखों में एक सपना भरते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर। कि मेरा बेटा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। और अभी आपने शुभांकर जी का और आदरणीय रवि किशन जी का आपने देखा होगा इंटरव्यू, पॉडकास्ट, तो उसमें उन्होंने कहा एक बात मुझे बहुत प्रभावित की बात हुई कि माता पिता आपके सपने के विरोधी नहीं होते, इनसिक्योर होते हैं कि ये बेकार ना निकल जाए। वो उनको वो चाहिए जो उनकी आर्थिक जरूरतें हैं, वो यदि आप दे रहे हैं तो आप अपने सपने पे काम करिए, उनको कोई परहेज नहीं। स्ट्रगल टाइम में वो थोड़ा इनसिक्योर होते हैं, यार हमारा बेटा यदि असफल हो गया तो क्या होगा। तो जो सपना माता पिता बच्चे के पैदा होते समय देखते हैं, हर बच्चे का ये फर्ज है कि उसको पूरा करें। पास्ट की अगर सरकारों की बात करें तो सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, क्यों सर? शिक्षा पे विधेयक लाए, नकल कानून बनाया, उसकी बदौलत इंटेलेक्ट यूथ निकले, प्रदेश आगे बढ़ा। सबसे ईमानदार नेता योगी या मोदी? दोनों है सर। भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद? नरेंद्र मोदी। कार्यकाल समाप्त होने के बाद सर? समाप्ति ना हो। ओके सर, तो मेरे प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए बेहद ही जानकारी पूर्ण रहा होगा और काफी ज्यादा जानकारी आपको मिली होगी। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट जो है आप लोगों में शेयर करेंगे और जो पुस्तक है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक, इसके बारे में जानकारी भी आपको मिली होगी। तो फिलहाल हम चलते हैं और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी जानकारी दी आपने, सटीक जानकारी दी, पुस्तक लेखन से लेकर उसको पब्लिश करने तक की आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज न्यूज स्टार मीडिया के कार्यालय में हूं। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि यह कार्यालय सर्व सुविधा युक्त कार्यालय है और मुझे यह देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि न्यूज स्टार मीडिया के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं पंकज जी, मधुमिता जी और पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नई नई जानकारियों से स्वयं को परिचित कराएं। धन्यवाद। बने रहें न्यूज स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।